आज हमारे पास मनोविज्ञान की एक यूनिट से कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो खास तौर पर बीए की परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। हाँ, और अक्सर जब हम साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो ध्यान सीधा समस्याओं पर जाता है, तनाव, चिंता, ये सब। बिल्कुल, लेकिन आज हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। और वो पहलू ज्यादा दिलचस्प है। मतलब मनोविज्ञान सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारे दिमाग में क्या गड़बड़ हो सकती है, बल्कि ये भी कि हम अपने दिमागी ताकत को एक अलग ही लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। हाँ, एक तरह का मेंटल अपग्रेड। तो आज हम सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे, हम एक टूलकिट तैयार करेंगे। आशावाद, विवेक, प्रवाह और आध्यात्मिकता। चलिए इस टूलकिट का पहला औजार उठाते हैं। चलिए। तो पहला टूल है आशावाद, यानी ऑप्टिमिज्म। अब इसका सीधा सा मतलब तो यही लगता है कि भाई सब अच्छा होगा, सोचो। लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, कि जब कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो निराशावादी सोचता है मैं कभी पास ही नहीं हो सकता, मतलब मैं हूं ही बेकार। हाँ, जबकि आशावादी सोचता है ठीक है, इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। नतीजा एक है, पर सोचने का तरीका पूरी तरह अलग। यहीं पर असल बात छिपी है। मनोविज्ञानी से सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं कहता, वो इसे एक व्याख्यात्मक शैली कहते हैं। मतलब आप अपनी असफलताओं को खुद को कैसे समझाते हैं। अच्छा। आशावादी इंसान बुरी घटनाओं को अस्थायी मानता है। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, वो मानता है कि ये बाहरी कारणों से हुआ और किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित है। जैसे मैं इस बार फेल हुई क्योंकि सवाल मुश्किल थे। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा है। मतलब ये नहीं कि अपनी गलती मत मानो, बल्कि ये समझो कि एक असफलता अपनी पूरी पहचान नहीं बन जाती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आशावाद और कह सकते हैं झूठी उम्मीद में क्या फर्क है? कोई छात्र बार बार फेल हो रहा हो और बस पॉजिटिव सोचता रहे, तो क्या वो खुद को धोखे में नहीं रख रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है। और इन नोट्स के हिसाब से असली आशावाद आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं। झूठी उम्मीद वाला कहेगा कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत साथ देगी। जबकि एक सच्चा आशावादी कहेगा अगली बार मैं अपनी रणनीति बदलूंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और जो कमजोरियां हैं उन पर काम करूंगा। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव उम्मीद नहीं। एग्जैक्टली। ये असलियत को स्वीकार करता है, उससे भागता नहीं है। तो ये आदत बनती कैसे है? क्या ये पैदाइशी होती है? नोट्स में लिखा है कि परिवार का माहौल बहुत मायने रखता है। हाँ, अगर बचपन से गलतियों को सीखने का मौका माना गया हो, न कि किसी तबाही की तरह, तो आशावाद की नींव मजबूत होती है। और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। हाँ, ये दिमाग की एक तरह की कसरत है। नोट्स में 2-3 बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। पहला है आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जी, रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये दिमाग को पॉजिटिव चीजें ढूंढने की ट्रेनिंग देता है। दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से बात करने का तरीका बदलना। हाँ, जब दिमाग कहे ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो उसे टोक कर कहना कि ये मुश्किल है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा, पर मैं इसे समझ सकता हूँ। बिल्कुल। और सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देना, उसे कोर्ट में खड़े वकील की तरह जिरा करना। क्या सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता? क्या मैं पहले कभी किसी मुश्किल चीज में सफल नहीं हुआ? हाँ, ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे निराशावाद से आशावाद की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये फैसला तो नहीं लिया जा सकता ना, उसके लिए तो गहरी समझ चाहिए। सही बात है। और यहीं से हमारे टूलकिट के दूसरे औजार की बात आती है, विवेक यानी विजडम। और विवेक सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। आप क्लास के टॉपर हो सकते हैं, आपके पास सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बुद्धिमान हो। इन नोट्स में स्टर्नबर्ग की एक परिभाषा है जो कमाल की है। वो कहती हैं कि विवेक असल में ज्ञान का सही इस्तेमाल करने की कला है। समस्याओं को अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता और ऐसे फैसले लेने की क्षमता जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे हों। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं, एक छात्र के जीवन से जुड़ा हुआ? जरूर। सोचिए, एक छात्र है जिसे पता है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है। ये हुई नॉलेज। ठीक है। लेकिन विवेक वाला छात्र यह भी समझेगा कि उसे कब पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, तनाव को कैसे मैनेज करना है। और अगर दोस्त को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद कैसे करनी है ताकि अपनी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। वो सिर्फ क्या पर नहीं,
कैसे और क्यों पर भी ध्यान देता है। इन नोट्स में स्टर्नबर्ग की बैलेंस थ्योरी का जिक्र है। ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। यह विवेक का सार है। थ्योरी कहती है कि बुद्धिमानी भरे फैसले वो होते हैं जो 3 हितों में संतुलन बनाते हैं। आपका अपना हित, दूसरों का हित और समाज या माहौल का हित। हाँ, मान लीजिए एग्जाम से एक रात पहले आपके दोस्त का फोन आता है कि वो बहुत परेशान है। एक अविवेकी फैसला होगा या तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, सिर्फ अपना हित देखना, या फिर अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरी रात उससे बात करना, सिर्फ दूसरे का हित। विवेकपूर्ण फैसला होगा संतुलन बनाना। शायद आप कहें, देखो मेरा कल पेपर है, मैं अभी तुम्हारे साथ 1 घंटा बात कर सकता हूँ और फिर मुझे पढ़ना होगा। एग्जाम के बाद हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। यहाँ आपने अपने हित और दोस्त के हित दोनों का सम्मान किया। यह है बैलेंस थ्योरी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। जी। तो क्या विवेक सिर्फ उम्र और अनुभव से ही आता है या इसे भी बढ़ाया जा सकता है? इसे बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। नोट्स के अनुसार इसका एक तरीका है अपनी गलतियों पर विचार करना। मैंने जो फैसला लिया था वो गलत क्यों हुआ और मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ? सही। दूसरा तरीका है दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अनिश्चितता को स्वीकार करना। हाँ, ये मानना कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और मुझे नहीं पता कहना भी ठीक है। आशा है और सही फैसले लेने की समझ भी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो रोज की पढ़ाई है। कई बार पढ़ते हुए इतना बोर लगता है, घंटों बीत जाते हैं और पढ़ाई होती है बस 2 पन्ने। और इस रोज के संघर्ष का जवाब हमारे तीसरे टूल में है, और शायद ये छात्रों के लिए सबसे क्रांतिकारी आइडिया हो सकता है। इसे कहते हैं प्रवाह या फ्लो। सोचिए, हम अक्सर मानते हैं कि खुशी आराम करने से मिलती है, लेकिन मिहाई चिक्सेंटमिहाई जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उनका आइडिया ठीक इसका उल्टा है। उल्टा? वो कैसे? वो कहते हैं कि इंसान को सबसे गहरी संतुष्टि और खुशी तब मिलती है जब वो किसी मुश्किल काम में पूरी तरह खो जाता है। जब आप समय, भूख, प्यास सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, एक ऐसी चुनौती जो आपकी काबिलियत को पूरी तरह निचोड़ ले पर आपको तोड़े नहीं। काम ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। अरे ये तो वही एहसास है जब कोई वीडियो गेम खेलते हुए या कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो क्या हम पढ़ाई को भी इतना ही दिलचस्प बना सकते हैं? बिल्कुल, यही फ्लो का जादू है। नोट्स इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। फ्लो तब आता है जब चुनौती मतलब चैलेंज और आपकी जो कुशलता है, स्किल, उसमें एक परफेक्ट बैलेंस हो। एग्जैक्टली। अगर काम बहुत आसान है मतलब स्किल ज्यादा और चुनौती कम, तो आपको बोरियत होगी। और अगर काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो चिंता और घबराहट होगी। फ्लो इन दोनों के बीच का सुनहरा रास्ता है। इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो एक छात्र अपनी पढ़ाई में इस फ्लो की स्थिति को कैसे हासिल कर सकता है? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि आज मुझे पढ़ना है, बल्कि आज मुझे इस चैप्टर के ये 3 टॉपिक्स खत्म करने हैं और 10 सवाल हल करने हैं। सही। दूसरा, तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे गणित का सवाल हल करते ही पता चल जाता है कि जवाब सही है या गलत। और सबसे जरूरी, विकर्षणों को खत्म करना, फोन को बंद करके दूर रख देना। हाँ, जब आप पूरी तरह से एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तभी फ्लो की संभावना बनती है। और चुनौती और कुशलता का संतुलन, उसका क्या करें? उसके लिए आपको अपने काम को एडजस्ट करना होगा। अगर कोई विषय बहुत आसान लग रहा है तो खुद को चुनौती दें। टाइमर लगाकर उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। और अगर कोई विषय बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें। पहला कदम सिर्फ एक पैराग्राफ समझना हो सकता है। जब आप उस छोटे हिस्से में सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो सच में पूरे सीखने के अनुभव को बदल सकता है। मतलब पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प खेल बन सकती है। बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमारे पास आशा है, विवेक है और काम में डूब जाने का तरीका भी है। लेकिन कभी-कभी खासकर जब नतीजे अच्छे नहीं आते तो एक बड़ा सवाल मन में उठता है, मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूं? इस सब का मतलब क्या है? और ये सवाल हमें हमारे टूल किट के आखिरी और शायद सबसे गहरे औजार तक ले जाता है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, और यहाँ नोट्स एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म या पूजा पाठ से नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन में अर्थ, उद्देश्य और जुड़ाव की भावना खोजना।
ये एहसास कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, आपकी जिंदगी का एक मकसद है जो सिर्फ नंबर लाने या नौकरी पाने से कहीं ज्यादा है। नोट्स में इसे पवित्र की खोज कहा गया है। सर्च फॉर द सेक्रेड। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, ज्ञान की खोज, कला, प्रकृति से जुड़ाव या इंसानियत की सेवा। ये थोड़ा अमूर्त लगता है। एक छात्र के जीवन में इसका क्या मतलब हो सकता है? कि वो इस ज्ञान से भविष्य में लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये उसके पढ़ने को एक गहरा अर्थ देता है। ये मैं की सोच से निकालकर हम की सोच तक ले जाता है। और इसे अपनी जिंदगी में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं? हाँ, और वो तरीके बहुत प्रैक्टिकल हैं, जैसे आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को समझना, ध्यान यानी मेडिटेशन, वो भी, और प्रकृति में समय बिताना, पार्क में टहलना भी आपको ये एहसास दिला सकता है कि आप एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। इसमें दूसरों की मदद करने को भी जोड़ा गया है। और ये सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी और की मदद करते हैं, चाहे वो किसी सहपाठी को कोई टॉपिक समझाना हो, तो आपको एक उद्देश्य और संतुष्टि का एहसास होता है। हाँ, ये भावना कि मेरे होने से किसी का भला हो रहा है, ये तनाव के समय में एक मजबूत सहारा बनती है। तो आज हमने मनोविज्ञान के नोट से सिर्फ जानकारी नहीं ली, बल्कि एक पूरी टूल किट तैयार की। आशावाद, जो मुश्किल समय में हिम्मत देता है। विवेक, जो हमें सही और संतुलित फैसले लेने में मदद करता है। फ्लो, जो रोज की मेहनत को एक आनंददायक अनुभव बना सकता है। और आध्यात्मिकता, जो हमारे सफर को एक गहरा अर्थ और उद्देश्य देती है। ये चारों मिलकर एक ऐसी मजबूत मानसिक नींव बनाते हैं जो न सिर्फ परीक्षा में बल्कि जिंदगी की हर चुनौती में काम आती है। बिल्कुल, ये नजरिया हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से समृद्ध और मजबूत होना है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हम सबकी पढ़ाई में कोई ना कोई एक विषय ऐसा होता है जो हमें सबसे ज्यादा बोरिंग या सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। क्या हो अगर उस एक विषय पर इस हफ्ते फ्लो का सिद्धांत लागू करने की कोशिश करें? उसे छोटे स्पष्ट लक्ष्यों में तोड़ें, सारे विकर्षण हटा दें और चुनौती का स्तर ऐसा रखें जो आपको थोड़ा खींचे पर तोड़े नहीं। क्या आप पढ़ाई के बोझ को एक दिलचस्प खेल में बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर।